वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सनी रजानी आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। सीक्वेंस सीरीज हम लोग का टॉपिक चल रहा था बेटा, उसका थर्ड लेक्चर लेके, जिसमें हम लोग जीपी के बारे में पढ़ेंगे कि जीपी क्या होती है। द मीनिंग ऑफ जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज के लेक्चर में हमको इसकी बेसिक्स को जानना है कि बेसिकली जीपी होती क्या है, उसका टर्म कैसे निकाला जाता है और उसका सम कैसे निकाला जाता है। तो इन 3 पॉइंट्स पे अपना मेन फोकस रहेगा। तो चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और हम चाहेंगे कि क्लास में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, बाद में आपके कोई डाउट्स ना बचे। इन केस अगर कोई डाउट्स बचता है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने आपको बता ही दिया बेटा कि आज का सेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, जीपी क्या होती है, जीपी का जनरल टर्म क्या होता है और जीपी का सम क्या होता है। तो बेसिकली एक बार रिकैप देते हैं आपको कि हम लोगों ने जो सीखा था बेटा, सीक्वेंस क्या होता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर कॉल्ड टर्म्स अरेंज इन अ सम पर्टिकुलर ऑर्डर। जिसके बीच में एक पर्टिकुलर ऑर्डर चलता है उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस में अगर बीच में प्लस साइन लगा दिया जाए या कुछ पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो हो जाए तो वो एपी और जीपी के फॉर्म में आ जाता है। जनरल टर्म से बात करें तो इसको सीरीज बोला जाता है या प्रोग्रेशन बोला जाता है, बट अर्थमेटिक के लिए यहां पे एक कंडीशन रहती थी, आपको याद होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसको हम लोग एपी बोलते थे। और अगर हम आपको याद दिलाएं तो पिछले लेक्चर में हमने आपको इसका हिंदी नाम बताया था, जिससे आपको समझने में काफी आसानी हुई थी। दिस इज कॉल्ड समांतर श्रेणी, समान अंतर श्रेणी, समान सेम, अंतर डिफरेंस, श्रेणी सीरीज। दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। When the difference between two terms is consecutive terms is constant, then series is known as arithmetic progression. तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि समांतर श्रेणी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सम का फॉर्मूला कैसे निकाला था और आपने टर्म का फॉर्मूला कैसे निकाला था। वही चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके सामने लेके आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं, जैसे बेटा वहां पे था वैसे ही यहां पर भी है, एक्चुअली बेटा ये हम वर्ड आपको जानबूझ के इसलिए बता रहे हैं कि जैसे ही आपकी टर्मोलॉजी में ये वर्ड आएगा तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा इस चीज को लेकर कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। द हिंदी मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिक मीनिंग गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर, गुणा उत्तर, वर्ड पकड़ना बेटा, गुणा उत्तर, जहां पर गुणा करने पर उत्तर आ जाए, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, यहां पर जो टर्मोलॉजी यूज होती है, जैसे वहां पर कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस होता था, वैसे ही यहां पर टर्मोलॉजी होती है कॉमन रेशियो की। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे, यहां पे सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो टर्मोलॉजी यूज होती है बेटा वो कॉमन रेशियो है, और वहां पे जो डिफरेंस होता था कॉमन डिफरेंस यूज होता था। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है और इस वर्ड को क्लियर करना है कि जो हम वर्ड बोल रहे हैं जीपी, उस जीपी का मतलब होता है कॉमन गुणोत्तर श्रेणी, गुणा उत्तर सीरीज। मींस वहां पर जो कॉमन रेशियो रहना चाहिए वो आपका सेम रहना चाहिए। एक सिंपल से एग्जांपल से समझा भी देते हैं आपको। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। आप खुद देखिए इन सबके बीच में पैटर्न चल रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई है। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 2 आएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 4 आएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 8 आएगा, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 16 आएगा, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 32 आएगा। कहने का मतलब गुणा करने पर अगला टर्म मिल रहा है। तो अगर गुणा करने पर अगला टर्म मिल रहा है तो दिस इज कॉल्ड गुणोत्तर, गुणा उत्तर। गुणा करने पर अगला टर्म मिल जाए तो दिस इज कॉल्ड गुणोत्तर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सामने गुणोत्तर वर्ड आता है तो या जीपी आता है तो उसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है और आपको चीजों को कैसे राइज करना है। और यहां पर जो बात हमने बोली कॉमन रेशियो, उस वर्ड का मतलब होता है बेटा 2 में 1 का डिवाइड करो, या फिर 4 में 2 का डिवाइड करो, या फिर 8 में 4 का डिवाइड करो। दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। आपने कहा जो सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में सेकंड, फोर्थ में थर्ड, इनका डिवाइड करने पे जो टर्म निकलता है दिस टर्म इज नोन एज आर। तो यहां पर आर की वैल्यू बेसिकली 2 है। आप कहीं से भी चेक कर लीजिए, कॉमन रेशियो हमेशा सेम ही निकल के आएगा।
अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा बेटा, जो हमने आपको पीछे चीजें बताई उन्हीं का एप्लीकेशन आपको सिखा रहे हैं, चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, आपने कहा कॉमन रेशियो बताना है। तो आपने कहा अभी हम सीख के आए हैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म का, किसी का डिवाइड कर दो तो जो आर की वैल्यू निकलेगी, तो आपने कहा आर की वैल्यू बेसिकली 2 निकल के आ जाएगी पहले वाले एग्जाम्पल में। तो आपने कहा पहले वाले एग्जाम्पल में हमने आर की वैल्यू निकाली तो हमारी बेसिकली 2 निकल के आ गई। आपने कहा सेकंड वाले में अगर बात करें तो आपने कहा इस वाले में अगर चीज़ों को देखो तो कॉन्सेप्ट अगर सेम है, तो 27 में अगर 9 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो आ जाएगी बेटा आपकी 3 आ जाएगी। 9 में 3 से डिवाइड करोगे तब भी आपका 3 आ जाएगा, 3 में 1 से डिवाइड करोगे तब भी आपका 3 आ जाएगा। तो आपने कहा कॉमन रेशियो की वैल्यू देखिए अगर सब में सेम आ रही है। सिमिलरली बेटा अगर थर्ड वाले में बात करें तो आपने कहा 6 में 3, 12 में 6, 24 में 12, तो आपने कहा बेसिकली आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। आपने कहा इस वाले में बात करें तो आपने बोला 1/2 में -1 या 2/-1 या फिर -4/2, तो आपने कहा आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो बेसिकली -2 आ जाएगी। तो आपने कहा किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करिए, किसी भी टर्म को अगर आप डिवाइड करिए, जो कॉमन रेशियो होता है बेटा वो आपका सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर ये जीपी को फॉलो कर रहा है तो आप इस तरह से टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, बात छोटी सी है मगर इसमें समझने लायक है। जो हमने वर्ड बोला आपसे गुणोत्तर, गुणा करने पर उत्तर निकले। जैसे अगर बेटा हम आपसे इसी क्वेश्चन में पूछें कि 1 2 4 8 16 लिखा है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आपने कहा अभी तो आपने शुरू में समझाया था ये चीज़ कि जो भी आपको नेक्स्ट टर्म निकालना होता है पिछले टर्म में अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगला टर्म निकल आएगा। तो जैसे आपने कहा 16 का अगर हमको नेक्स्ट टर्म निकालना है तो वो बेसिकली 16 × 2 32 हो जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर अगले वाले में बात करें, अगर हमको अगले वाले में निकालना है तो आपने कहा कि जो भी आप चीज़ बोलोगे उससे बस आपको डिफाइन कर देना है। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक चीज़ को गड़बड़ कर दी आपने कि यहाँ पर 9 से 37 को डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से 9 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो ये 3 आ रहा था वो 3 ना होके 1/3 होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपकी गलती थी, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा। तो आपने कहा यहाँ पर बेसिकली जो आएगा वो हमारा 1/3 आएगा, ना कि 3 आएगा। खैर उस हिसाब से अगर बेटा हम कहें नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो 1/3 में 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 आ जाएगा। और सिमिलरली बेटा अगले वाले में अगर 48 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आ जाएगा। सिमिलरली 8 में अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 आ जाएगा। तो आपने कहा आगे के जितने भी टर्म्स कहोगे वो हम अपने कॉमन सेंस के थ्रू निकाल सकते हैं, अभी हमें किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मतलब हमने यहाँ पे अभी कोई भी फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया है, सिंपली हमने सिर्फ अभी एक काम किया है कि जो हमने कॉमन सेंस लगाया उसमें पिछले टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगला टर्म हमारा निकल के आ जा रहा है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, ये गलती बेटा होनी नहीं चाहिए। हमेशा सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, तो 9 में 27 को डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो गलती हो गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए आपसे। देखिए बेटा, एक्चुअली में जो चीज़ हम आपको पूछ रहे थे वही सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऑलरेडी आप सारे आंसर्स निकाल के आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं सबका आंसर कैसे कैसे निकाला जाएगा। तो आपने कहा पहले वाले में हमसे कहा गया है नेक्स्ट टर्म निकालिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द ईच ऑफ द प्रीवियस सीक्वेंस। तो आपने कहा इस वाले का आंसर निकालेंगे तो 32 हो जाएगा, इस वाले का आंसर 1/9 हो जाएगा, इस वाले का आंसर 96 हो जाएगा और इस वाले का आंसर -16 हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है जो बेसिकली आपने पीछे भी की थी बेटा, जो आपको समझा रहे थे। अब देखिए बेटा, यहां पर भी बात वही आ गई जैसे हमने एपी में जनरल टर्म सीखा था, यहां पर भी वही चीज हमने यहां पर डिफाइन की है कि चीजों को कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे आपने वहां पर चीजों को सीखा था, फॉर्मूले को आपने बनाया था और आपने रटा नहीं था चीजों को, सिमिलरली हम यहां पर भी आपको चीजें वैसे ही समझाने जा रहे हैं और चीजों का यूज करवाने जा रहे हैं। जैसे बेटा अभी आपने एक बात बोली कि अगर आप पिछले टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हो तो अगला टर्म निकल के आ जाता है। अगर आप पिछले टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हो तो पिछला टर्म अगला टर्म निकल के आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि पहला टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, पहला टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, अगर पहला टर्म a है कॉमन रेशियो r है तो जो अगला टर्म निकलेगा वो ar होगा। अगले वाले में बेटा फिर r से मल्टीप्लाई करोगे तो ar² आ जाएगा, अगले वाले में ar³ आ जाएगा, AR की पावर 4 आ जाएगा। अब मेरी बात को पकड़ना अच्छे से बेटा और फॉर्मूला बनाना। पहले वाले में पहले टर्म में एक भी R नहीं है, पहले वाले टर्म में एक भी R नहीं है, दूसरे वाले टर्म में एक R है, तीसरे वाले टर्म में R² है, चौथे वाले टर्म में R³ है, पांचवें वाले टर्म में R की पावर 4 है,
छठे वाले टर्म में r की पावर 5 है। शायद हमारे एम्फेसाइज करने को आप बात पकड़ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपने कहा जैसे बेसिकली एपी में कॉन्सेप्ट था वैसे ही यहाँ पर है, बस यहाँ पे पावर की बात आ रही है, वहाँ पर मल्टीप्लाई की बात आती थी। तो आपने कहा कि अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो जो भी टर्म नंबर आप बोल रहे हो r से कम है, जैसे आप फोर्थ टर्म बोलते हो तो AR³ आता है, फिफ्थ टर्म बोलते हो तो AR की पावर 4 आता है, सिक्स टर्म बोलते हो तो AR की पावर 5 आता है। तो सिमिलरली अगर आप nth टर्म बोलोगे तो ये आ जाएगा AR की पावर n-1। तो कोई रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। पहले में एक भी आर नहीं, दूसरे में एक आर, तीसरे में 2, चौथे में 3, पांचवें में 4, छठे में 5, तो n में n-1। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ द जीपी होता है बेटा AR की पावर n-1। यहाँ पर a जो होता है वो फर्स्ट टर्म है, r जो होता है कॉमन रेशियो है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको चाहिए, 10th चाहिए, 12 चाहिए, 15 चाहिए, 18 चाहिए, बस आप n की जगह प्लेस कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपने कहा फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एंड स्टेट वेदर द सीक्वेंस है अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और नाइदर। तो आपने कहा कि आपको अगर अब याद हो तो आपने सीखा था कोई भी सीक्वेंस अगर आपको दे रखा है और आपको चेक करना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म क्या होगा, तो बेसिकली आपको करना क्या रहता है कि जहां जहां n है वहां वहां चीज़ों को आपको रखना होता है 1 2 3 4 और अपने टर्म्स को निकालना होता है। तो हमारा काम सिर्फ यहाँ पर ये है कि अगर जो भी हमको दे रखा है उसमें हम टर्म्स को रख के कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो हमने इस चीज़ को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, हम आपको एक एक करके समझाते जाते हैं चीज़ें। जैसे बेटा ये टर्म आपको दे रखा है, फर्स्ट आंसर पहला टर्म था an = 3n+2, तो आपने कहा n को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो सीरीज आ रही है 5 8 11 और 14। तो 5 8 11 और 14 को अगर ध्यान से देखा जाए तो जो कॉमन डिफरेंस है, 11 में 8 में 5 गया, 11 में 8 गया, 14 में 11 गया, सबका कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो जो ये हमारा टर्म दे रखा है ये हमारा बेसिकली जो है ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो सीरीज दे रखी है ये AP है और जो कॉमन डिफरेंस है वो बेसिकली हमारा यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन का आंसर डिफाइन कर दिया कि जो सीक्वेंस हमें दे रखा है वो AP को डिफाइन करता है। दूसरे वाले में हमने देखा बेटा an = n²+1, तो टर्म्स हमने निकाले 1 2 3 4 रखे, तो 2 आया, 5 आया, 10 आया, 17 आया। जितना अभी तक आपने पढ़ा उसके बेसिस पे ना तो ये AP है और ना ही ये GP है, बिकॉज डिफरेंस निकालोगे तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ये AP में डिफरेंस कॉमन सेम होना चाहिए, यहाँ पर सेम नहीं है। सिमिलरली अगर बेटा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो 5/2 2 और 17/10, यहाँ पर रेशियो भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस भी सेम नहीं है, यहाँ पे अगर रेशियो भी सेम नहीं है, तो ना तो ये AP होगी और ना ही ये GP होगी। इसलिए बेटा हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है नाइदर। तो नाइदर AP नॉर GP, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। थर्ड वाला अगर देखा जाए तो बेटा an = 3 × 2 की पावर n, तो आपने कहा इसमें भी वही काम बेटा, n को 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, और 1 2 3 4 डालने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 6 12 12 और 24 और 48 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आप देखिए कि 12 में 6 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 24 में 12 का डिवाइड करोगे तो आपने कहा यहाँ पर भी हमारा 2 आएगा, और 48 में अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखने में जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें कॉमन रेशियो सेम है, और अगर कॉमन रेशियो सेम है तो आपने कहा ये GP होगी, और यहाँ पर जो GP है वो सीरीज 6 12 24 और 48 बन रही है। तो जो थर्ड वाला हमको दे रखा था ये हमारे लिए बेसिकली GP का फॉर्मूला था, फर्स्ट वाला AP का था और सेकंड वाला नाइदर AP नॉर GP का फॉर्मूला था। अब देखिए बेटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि रेक्टिफिकेशन बेसिस पे अगर हम बात करें, सम ऑफ GP का फॉर्मूला जो होता है ये हमको बुक्स में दे रखा होता है और हम इसको याद कर लेते हैं। तो हमारा प्राइम फोकस यहाँ पर यह है कि चीज़ें आती कहाँ से हैं, मतलब रेक्टिफिकेशन पे हम बिलीव नहीं करते हैं। हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि आपको चीज़ें ऐसे सीखनी है कि आपको क्लियर हो चीज़ें बेसिकली आई कहाँ से हैं। तो अगर आती हैं तो उसको डिस्क्राइब करना आपको आना चाहिए, कैसे उसको डिस्क्राइब करना है। तो हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। एक GP मान ली बेटा nth टर्म की, ये है बेटा, आपने कहा हमने GP मान ली a + AR, nth टर्म की GP है बेटा a + AR + AR² + AR³ डेट AR की पावर n-1। हमने क्या किया, जो भी सीरीज का कॉमन रेशियो है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी पूरी सीरीज का कॉमन रेशियो है उससे पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने का मतलब
ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैट डैट डैश ए आर की पावर n-1। तो जब आप r से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म जो a था वो ए आर बन जाएगा, जो ए आर था वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, जो ए आर स्क्वायर था वो ए आर क्यूब हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा करने के बाद हर टर्म को एक शिफ्ट कर दे रहे हैं। जो आखिरी टर्म है ए आर की पावर n-1 वो हमारा ए आर की पावर n बन जाएगा। तो हम यहां पर एक टर्म को शिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड धक्का सीरीज। अभी आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको ये वर्डिंग सिखाएंगे धक्का सीरीज किसे बोलते हैं। तो धक्का सीरीज में हमने क्या किया, जो भी हमने मल्टीप्लाई किया वो हमने शिफ्ट कर दिया, और जो आखिरी टर्म था वो निकल के बाहर चला गया। माइनस 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 माइनस, कट 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 और आर कट, Sn माइनस आर Sn। अब आप देखिए जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है बेसिकली वो आ चुका है। अगर 1 माइनस आर को डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है बेटा। तो आपने कहा किसी भी जीपी का अगर आपको सम निकालना हो तो ये फॉर्मूला डेराइव कहाँ से होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ बात इस चीज़ की नहीं है कि फॉर्मूला आपके सामने आ गया आपने उसको कर दिया, बट ये फॉर्मूला डेराइव कैसे होगा, कहाँ से आया, ये चीज़ आपको क्लियरली मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट यूज़ किया धक्का सीरीज। जब आगे चल के हम लोग सिग्मा नोटेशन के क्वेश्चन करेंगे तो फिर इस वर्ड को आपको ध्यान दिलाएंगे कि सिग्मा नोटेशन में धक्का सीरीज का क्या रोल होता है और कैसे उनको निकाला जाता है। तो जब आपके सामने आएगा तो रिपीटेशन चीज़ों का हो जाएगा। फिलहाल अभी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बेटा कुछ कंडीशंस लिखी हैं, ठीक है ना, और ये कंडीशंस के बारे में हम आपको बताएं तो अल्टीमेटली बुकिश लैंग्वेज है बेटा, हम भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपकी बुक्स में लिखा है। हमने आपसे यही बात बोली कि आपको बुक्स की लैंग्वेज भी क्लियर होनी चाहिए, कैसे उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन किया गया है कि Sn होता क्या है, उसमें n क्या है, a क्या है, r क्या है, सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। हम अगर यहाँ से जनरल बात करें कि एक्चुअली में बेटा बुक्स में क्या होता है ना कि अलग अलग कंडीशन के अलग अलग फॉर्मूले हो जाते हैं, तो हम रेक्टिफिकेशन आपको नहीं कराएंगे चीज़ों का, हम आपको समझाएंगे एक ही फॉर्मूले से हम सब कैसे डील कर सकते हैं। तो Sn का जो फॉर्मूला डिफाइन किया गया बेटा यहाँ पर कि Sn के इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पर जो चीज़ें बोली हैं n, a और r की वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन जरूर होती है जो पीछे हमने आपको बताया, हम आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दे चीज़। यहाँ पर बेटा r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। जो लोग फंक्शन पढ़े हैं उनको ये बात मालूम होगी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन कहती है डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो। अगर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं होता है। तो अगर डोमेन वाली चीज़ आपकी डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन मत करिएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर आ रहा है तो आप सब कुछ रखिएगा मगर 1 मत रखिएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला वैलिड है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर आर डज नॉट इक्वल टू 1। तो आर चाहे 1 से बड़ा हो, आर चाहे 1 से छोटा हो, आप दोनों ही फॉर्मूले में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट आपने कहा जैसे ही हम अगर आपसे बात करें कि r की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, आपने कहा नहीं फॉर्मूला ही बेकार हो जाएगा हमारा। तो आप बात समझिए, हमने आपसे जो बात बोली थी ना कि डेरिवेशन अगर आपको आता है, रेक्टिफिकेशन आपकी चीज़ें नहीं है तो आप चीज़ों को डिफाइन कर ले जाओगे। तो आपने कहा अगर r की वैल्यू 1 है तो बेसिकली Sn का मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा जीपी के हिसाब से अगर r को 1 रख दोगे तो हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, ए आप ऐसे करके n बार लिख दोगे। तो आपने कहा a को 2 बार ऐड करेंगे 2a हो जाएगा, 3 बार ऐड करेंगे 3a हो जाएगा, 4 बार ऐड करेंगे 4a हो जाएगा, और n बार ऐड करेंगे तो ये na हो जाएगा। तो अगर r की वैल्यू 1 है तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो na हो जाता है। वहां पर हमारे पास जीपी के सम के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला था उसमें 1 माइनस आर का टर्म आ रहा था और वो वहाँ के लिए वैलिड नहीं था। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर r की वैल्यू 1 होती है तो सम कैसे निकालना है, और r की वैल्यू 1 नहीं है तो सम कैसे निकालना है, दोनों की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसी में बेटा हम आपको देखो एक चीज़ और डिफाइन कर देते हैं, वो अभी आखिरी में हमारे सामने आएगी चीज़, बट अब कॉन्सेप्चुअली हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं तो हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने कहा अगर सपोज करिए नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए, आपने कहा जो पीछे अगर आपने चीज़ें डिफाइन की हैं, आप इसी वर्डिंग को ध्यान से देखो, अगर ये सीरीज इन्फिनिटी तक चली जाए
आपने कहा ये सीरीज इन्फिनिटी तक चली जाए और आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, बात समझिएगा अच्छे से बेटा, ये सीरीज इन्फिनिटी तक चली जाए और आर की वैल्यू मॉड आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, मतलब आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। अब ये भी एज अ रेक्टिफिकेशन फॉर्मूला आपके बुक्स में होता है, बट हम यहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा अगर ये सीरीज हमारी अगर ये सीरीज हमारी इन्फिनिटी तक चली जाए और हमारे पास आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो मेरी बात को पकड़िएगा बेटा, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो अगर हम पावर को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी। जैसे 1/2 है बेटा, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आ जाएगा, क्यूब करोगे 1/8 आ जाएगा, फोर्थ करोगे 1/16 आ जाएगा, फिफ्थ करोगे 1/32 आ जाएगा, सिक्स करोगे 1/64 आ जाएगा। आप मेरी बात को अगर समझिए, तो आपने कहा आर अगर 1 से छोटा होता है तो पावर को इंक्रीज करने पर वैल्यू और छोटी होती जाती है, और अगर वैल्यू छोटी होती जाती है तो पावर को आप बहुत बड़ा कर देंगे। अगर पावर बहुत बड़ी हो जाएगी तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, और वो इतनी छोटी हो जाएगी कि नियर अबाउट टू भी 0 हो जाएगी। तो अगर यही सीरीज जो बात आपने यहां पे बोली है कि nth टर्म तक जा रही है, आपने कहा अगर इस टर्म को इन्फिनिटी तक ले जाएं, तो आपने कहा इसको और इसको हम यहां से हटा देंगे। अगर ये इन्फिनिटी तक जा रही है तो ये भी डेड डैश और ये भी डेड डैश, और आखिरी वाला टर्म खत्म होते 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 0 हो जाएगा। तो अब आप सोच के देखिए, यही फॉर्मूला जो था हमारा अब वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर्मूले में जो हमारा ये आखिरी टर्म आ रहा था ये नहीं आएगा। अब आप देखिए बेटा, ये जो चीज है आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब आप काटेंगे तो आपका सब कटता चला जाएगा, सारे टर्म कट जाएंगे और आखिरी टर्म इतना छोटा है कि वो 0 हो गया। तो आपने कहा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो बचा वो सिर्फ बचा a। तो आपने कहा अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ a बचा, तो अब यहाँ पर अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा a/1 - r। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, रट्टाफिकेशन मत करिएगा। बुक में आप देखेंगे तो आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला दे रखा है कि रट लो बेटा, तो रट लो, तो आप रटते रहिए, चीज़ें आपको कभी समझ में नहीं आएंगी कैसे आया। हमने आपको हर चीज़ डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि चीज़ें आपके सामने आएंगी तो उसको कैसे डिस्क्राइब करना है और फॉर्मूलों को कैसे बनाना है। तो आगे वाली स्लाइड में अभी फॉर्मूला आएगा आपके सामने, तो वो फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। देखिए बेटा, अब एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे कहा गया कि सीरीज का सम निकालिए और 10 टर्म्स का सम निकालिए। तो जैसे आपने कहा क्वेश्चन में सीरीज के हिसाब से a फर्स्ट टर्म यानी 9 है, r बेटा अगर निकालेगा तो आपने कहा कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया, 4 आ रहा है, और n की वैल्यू 10 है। तो बस बेसिकली जो फॉर्मूला भी सीख के आए उसमें फॉर्मूले में रख दिया बेटा, आंसर निकाल दिया, और कुछ खास नहीं किया हमने इसमें। सिंपली फॉर्मूले का सिर्फ एप्लीकेशन सिखा रहे कि जो फॉर्मूला आपने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है। अगेन बेटा एक क्वेश्चन, इस वाले में बेटा अगर आप देखिए तो a की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू हमको 10 दे रखी है बेटा, और r की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन बेटा सेम इसमें रख दिया, आंसर निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। जो बात अभी हम आपको तेज से समझा रहे थे वो आपके सामने है बेटा, कि जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, वो चीज़ आपके सामने है। तो फिलहाल आज के लेक्चर पे जो आपने बातें की, अगर हम बात करें इस बात पे, आज के लेक्चर पे जो आपने बातें की वो क्या क्या थी। बेसिकली जीपी होती क्या है, जीपी का टर्म क्या होता है, जीपी का जनरल टर्म क्या होता है, जीपी का सम कैसे होता है, जीपी में इनफाइनाइट नंबर अगर टर्म्स का है तो सम कैसे निकालना है। इनफाइनाइट नंबर और टर्म्स में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो r होता है कॉमन रेशियो, इट इज़ वैलिड ओनली व्हेन r इज लाइज बिटवीन -1 से 1, बिकॉज -1 से 1 के बीच में होगा तो वो वैल्यू छोटी होकर 0 हो जाएगी, और अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो वो इनफाइनाइट चली जाएगी और सम इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम तभी निकलता है जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर करिएगा कि जब भी इनफाइनाइट टर्म्स के नंबर बात करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए जो कॉमन रेशियो का टर्म है वो -1 से 1 के बीच में है। नाउ ये तो हो गई आज के लेक्चर की बात। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हमको क्या करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हमको जो हमने आज सीखा है पहले तो उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो नई टर्मोलॉजी है वो है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन को कैसे डिफाइन करना है उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे सीखेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन और क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये अपना अगले लेक्चर का कंटेंट है। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, और आज के लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हो आप उसके लिए हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अगर जो भी आपको कंटेंट चाहिए उसके लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को बेटा यही फिनिश करते हैं। मैं सनी रजानी नेक्स्ट टर्न पे आपके लिए आगे कंटेंट को लेकर हाजिर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।